Assalamu alaikum students. Today's topic is types of sentences, and these sentences are to be checked according to their structure. So structure based types are there before you people. First of all, there is simple sentence. अब इसे structure based हम क्यों कहते हैं? कल भी ये बात हुई थी कि एक मीनिंग बेस्ड टाइप्स होती हैं, एक स्ट्रक्चर बेस्ड टाइप्स होती हैं। मीनिंग बेस्ड वो हैं टाइप्स जिनमें हम ये देखते हैं कि इस सेंटेंस के थ्रू हमें क्या बताया गया है, वो मीनिंग है, क्या मैसेज दिया गया है, यानी ये मीनिंग बेस्ड। मीनिंग या फंक्शन एक चीज है और स्ट्रक्चर या फॉर्म ये एक चीज है। स्ट्रक्चर और फॉर्म इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें ये नहीं देखते कि हमें क्या बताया गया है, बल्कि इसमें हम ये देखते हैं कि सेंटेंस बना कैसे है, इसकी अपनी साख्त, इसका अपना स्ट्रक्चर वो कैसे बना हुआ है, ये हम इसमें देखते हैं। यस, तो कल हमने इसमें सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस ये दो स्टडी किए थे। इसमें मैंने आपको बताया था कंपाउंड में समटाइम्स दो भी क्लोजेस हो सकती हैं और समटाइम्स तीन भी हो जाती हैं। ये देखना है कि ये कैसे हो जाती हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम फैन बॉयज को यूज करते हैं क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए। और फैन बॉयज जो हैं ये सारे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होता है जो इक्वल रैंक की चीजों को आपस में ज्वाइन कर दे। ये देखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कंजंक्शन वो वर्ड है जो दो वर्ड्स को दो फ्रेजेस को या दो क्लोजेस को आपस में ज्वाइन कर दे, जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन जो है इसमें अब जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात आती है तो वो 7 हैं, जो कि फैन बॉयज, ये कल मैंने लिखे थे, फॉर एंड नोर, बट, और, येट, सो, ये 7 वर्ड्स हैं। और इन्होंने इक्वल रैंक की चीजों को ज्वाइन करना। अब इक्वल रैंक से क्या मुराद है? कई दफा ऐसा होगा कि कुछ वर्ड्स को आप ज्वाइन करेंगे, वो उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेम होना जरूरी है। जिसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, जो कि आपने बताना है कि ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। असलम इज a rich yet miser man. Yes, who'll tell? ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने इसमें यूज किया हुआ है येट, क्योंकि हमने ये फैन बॉयज में से वाई लिया, वाई स्टैंड्स फॉर येट। यस, who'll tell? Raise hands please. Raise शहरोज खान। सॉरी, शहरोज नहीं, शमरोज, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये सर ये करेक्ट है सेंटेंस। करेक्ट है, किस वजह से ये जी करेक्ट सर। हुआ? क्या कोऑर्डिनेट किया आपने इसमें? सर आवाज नहीं है यार। कोऑर्डिनेट किन चीजों को किया आपने? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ना। हमने कहा इक्वल स्टेटस के जो ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स होंगे उनको हम ज्वाइन करेंगे फैन बॉयज के साथ। तो किस किस को ज्वाइन किया आपने येट के साथ? सर माइजर और रिच को। रिच और माइजर। रिच पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? रिच एक सर एडजेक्टिव है। एडिक्टिव। और माइजर? माइजर भी एडजेक्टिव है सर। क्या है माइजर? एडजेक्टिव सर।
ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना, नजर आ रहा होगा आपको मैंने क्या लिखा माइजर के नीचे? जी सर। क्या है ये? नाउन हो गया सर। नाउन। इसका मतलब फिर सेंटेंस क्या हुआ? गलत हो गया। किस वजह से गलत हुआ? इस माइजर के वर्ड की वजह से। ये हमने नाउन यूज कर दिया आगे, इसकी बजाय चाहिए क्या था? एडजेक्टिव चाहिए एडजेक्टिव था सर। ना। हाँ, जी सर। एडजेक्टिव माइजर नहीं है बल्कि माइजरली एडजेक्टिव है, या माइजरली हमें रिक्वायर्ड था। सर जी, माइजर एडजेक्टिव नहीं है। माइजर नाउन है बेटा, माइजरली एडजेक्टिव है। इसी तरह से एक और वर्ड कावर्ड और कावर्डली। कावर्ड नाउन है, कावर्डली एडजेक्टिव है। ठीक है। तो इस तरह जो है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इन्होंने एक जैसी चीजों को ही ज्वाइन करना है। अब जो हम बना रहे हैं ना कंपाउंड सेंटेंसेस, उसमें इक्वल रैंक क्या है कि हम इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बस दो इंडिपेंडेंट, तीन इंडिपेंडेंट, जितनी भी हों, लेकिन हों वो सारी एक जैसी, ग्रामेटिकली इक्वल हों। ग्रामेटिकली इक्वल कैसे होती हैं? जैसे आई लिव इन फैसलाबाद। येट लाहौर इज माई फेवरेट सिटी। अब इसमें हम जो देखेंगे ना येट के साथ कि हमने किस किस चीज को ज्वाइन किया, हमने पूरी पूरी क्लोजेस ज्वाइन की हुई है। आई लिव इन फैसलाबाद ये पूरा एक सेंटेंस बन सकता है, और येट लाहौर इज माय फेवरेट सिटी ये भी पूरा एक सेंटेंस बन सकता है। फुल स्टॉप लगा दें चाहे आई लिव इन फैसलाबाद के बाद, नया सेंटेंस येट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस होगा। येट लाहौर इज माय फेवरेट सिटी। तो हमने इन दोनों क्लोजेस को ज्वाइन कर दिया आपस में। तो फैन बॉयज के साथ हम जब भी वो कंपाउंड सेंटेंसेस बनेंगे। अगर दो क्लोजेस यूज करेंगे तो ये डबल सेंटेंस होता है, अगर दो से ज्यादा यूज करेंगे तो ये मल्टीपल सेंटेंस हो जाएगा। इसी का हम मल्टीपल बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि मल्टीपल कैसे बनेगा। आई लिव इन फैसलाबाद yet लाहौर इज माई फेवरेट सिटी। ये बनाया हमने डबल। मल्टीपल हम यहीं से इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। यहां पे कॉमा, इसके साथ क्लोज हम ऐड कर देते हैं। एंड आई एम planning to settle in Lahore। अब ये तीन क्लोजेस हमने इक्वल रैंक की यूज की है। जब भी फैन बॉयज के साथ आप ज्वाइन करेंगे ये सब के सब मिलके यही सेंस देंगे कि ये सारी इंडिपेंडेंट क्लोजेस ही हैं, इनमें कोई भी डिपेंडेंट क्लोज नहीं है। ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ अ मेन क्लोज सपोर्टेड बाय अ subordinate clause joined together by a conjunction such as because, if, that, when, etc। जिस तरह यहाँ पे हमने एक निमोनिक यूज किया था कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए फैन बॉयज, अब निमोनिक हम यूज करेंगे ऑन अ वाइट बस। ये सारे के सारे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो अब मैं यूज करने जा रहा हूं। ये देखिए, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये क्या है? ऑन अ वाइट बस,
ये भी एक निमोनिक है। अभी इस सारी डिटेल में मैं नहीं जाता, कुछ इसमें से बता देता हूँ कि ऑन अ वाइट बस से हम क्या मुराद ले रहे हैं। ये जैसे ओ है, ओनली वंस, वो हम यूज कर दिया, चाहे ऑन इकट्ठा भी कहें तो ओनली वंस में दोनों यूज हो जाएंगे। इसी तरह से जब ये डब्ल्यू की बात आती है तो जैसे विच, वेयर, हु, इस तरह के वर्ड्स। बी से जैसे बिकॉज आ जाता है, आई से इफ आ जाता है, टी से दो आ जाता है। इस तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे जब, यानी फैन बॉयज यूज नहीं होंगे। जब ये यूज होंगे तो ये क्लोज को सबॉर्डिनेट क्लोज बना देते हैं। ये अनइक्वल रैंक की क्लोजेस होती हैं जिनको इसने ज्वाइन करना है। या तो ये किसी इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ यूज होता है ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या फिर किसी बाकी जो वर्ड्स हम यूज कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज का, या ये सब्जेक्ट बन जाएगा या उसको ऑब्जेक्ट बन जाएगा या उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन उस सूरत में आपने बताना है कि सेंटेंस की टाइप कौन सी बनेगी। फिलहाल हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनना है वो किस तरह बनना है कि इसमें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लोज होगी और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज होगी। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंपाउंड में हमारा क्या था, कंपाउंड में हमने ये कहा था कि कंपाउंड बनाने के लिए एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, जितने हो इंडिपेंडेंट, जिनको फैन बॉयज के साथ ज्वाइन किया जाए। ये मैं यहाँ पे एक दफा ना ये सब का ही लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये देखिए, फर्स्ट हमने लिखा है इसमें सेंटेंस की जो टाइप्स थी, क्योंकि अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करने लगे हैं। ये है स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्म्स। फर्स्ट हमने इसमें कहा सिंपल, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लोज आ जाए। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट, द डॉक्टर इज फीलिंग द पेशेंट्स पल्स। ये एक एक जब क्लोज आएगी, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, इसको हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज बन गई। किस तरह से, यानी वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज। ये जो हमने लिखा वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट, ये तो सबॉर्डिनेट क्लोज में भी हो सकता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लोज में भी यही होगा, ये कंप्लीट सेंस देगी। सबॉर्डिनेट क्लोज कंप्लीट सेंस नहीं देती। सेकंड, कंपाउंड सेंटेंस। टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस आ जाएंगी तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। जी, ये कौन बताएगा कि अगर इसमें दो क्लोजेस आएंगी तो क्या नाम दिया जाएगा सेंटेंस को? अगर दो क्लोजेस होंगी तो नन। जी, अगर दो क्लोजेस होंगी तो डबल सेंटेंस कहते हैं, दो से ज्यादा हो जाएंगी तो इसे मल्टीपल सेंटेंस कहा जाएगा। और वो जरूरी नहीं है कि हम कंपाउंड की बात करें, चाहे वो इंडिपेंडेंट क्लोजेस ज्यादा हो या डिपेंडेंट क्लोजेस ज्यादा हो, जहां भी ये ज्यादा हो जाएंगी वहां पे हम मल्टीपल की टर्म यूज करेंगे। नंबर थ्री, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अ,
इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ डिपेंडेंट क्लोज आएगी, जिसकी वजह से अनइक्वल रैंक हो जाएगा। जब अनइक्वल रैंक होगा तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। वन इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगी और साथ डिपेंडेंट क्लोज होगी, जो कि ऑन अ वाइड बस वाले वर्ड से स्टार्ट होगी, और सेंटेंस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ये किस तरह से है, ये मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे आई कुड नॉट प्ले बिकॉज आई वॉज इल। इसमें देखेंगे अगर तो हम सिर्फ यहाँ से ये बिकॉज के अलावा देखेंगे, बिकॉज बिकॉज तो हमने ले लिया है ऑन अ वाइट बस में से बी। अगर बिकॉज को हम कंसिडर ना करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। लेकिन ये याद रखें कि जहां भी आप कंजंक्शन यूज करेंगे, कंजंक्शन उसी क्लोज का पार्ट समझा जाएगा जिसके स्टार्ट में ये यूज कर रहे हैं आप। तो आई कुड नॉट प्ले एक क्लोज है, बिकॉज आई वॉज इल ये पूरी एक क्लोज है, और ये डिपेंडेंट क्लोज है क्योंकि आई कुड नॉट प्ले ये एज अ सेंटेंस स्टैंड कर सकती है। आप फुल स्टॉप लगा दें, सेंटेंस कंप्लीट है आई कुड नॉट प्ले। लेकिन बिकॉज आई वॉज इल ये आप सिर्फ सेंटेंस बनाना चाहें तो ये सेंटेंस नहीं बनता, इसको कहा जाता है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या होता है, कोई भी फ्रेज या क्लोज आपने इस तरह यूज की कि आप उसको सेंटेंस समझ के फुल स्टॉप लगा देते हैं, वो फ्रेगमेंट बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए बिकॉज आई वॉज इल ये एक सबॉर्डिनेट क्लोज है, अगर आप इसको अलग करके लिखेंगे तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा, ये फ्रेगमेंट बनेगा, FRAGMENT फ्रेगमेंट। तो ये जितनी भी सबॉर्डिनेट क्लोजेज होती हैं ये सब फ्रेगमेंट के तौर पे ही यूज होती हैं, ये कंप्लीट आइडिया नहीं दे सकती, इसलिए सेंटेंस नहीं बनती। तो आई कुड नॉट प्ले बिकॉज आई वॉज इल ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें आपने एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज यूज की। दूसरा, इफ यू असिस्ट अस, if you assist us we can pass the exam। ये कौन बताएगा कि ये कॉमा क्यों यूज हुआ इफ यू असिस्ट अस के बाद। फर्स्ट में तो हमने कॉमा यूज नहीं किया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो वो भी था, अब भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग एनी कॉमर्स हियर in the first sentence I could not play, but in the second sentence when I wrote if you assist us we can pass the exam, I inserted a comma in between the two clauses. Why? Who can tell? No one. If you assist us ये subordinate clause पहले लगा दी हमने, अगर subordinate clause पहले आ जाए ऑन अ वाइट बस वाले वर्ड्स में से तो इसका मतलब है कि हम इसके बाद कॉमा यूज करेंगे, और अगर ये बाद में आए फिर कोई कॉमा नहीं है। ये बना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज यूज हुई है। फिर अली टोल्ड अस हाउ ही रीच्ड लाहौर। ये कौन बताएगा कि इसमें कौन सी टाइप हमने सेंटेंस की यूज की है, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। यस, एनीवन, रेज योर हैंड्स।
No one. It means I shouldn't put any questions anymore. Ali told us how he reached Lahore. ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये जो आपने यूज किया how he reached Lahore, ये इसके अलावा जो हमारा इतना सेंटेंस है ये कंप्लीट क्लोज नहीं है क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है. अली टोल्ड अस व्हाट का आंसर अभी मौजूद है. इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट अभी रिक्वायर्ड है. वो कौन सा है? इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसने टोल्ड का एक्शन रिसीव करना है और वो एक्शन किसके लिए परफॉर्म किया गया उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे क्लोज यूज होगी तो डेफिनेटली वो अलग से कोई इंडिपेंडेंट क्लोज को सपोर्ट नहीं कर रही, उसको मॉडिफाई नहीं कर रही, बल्कि ये तो उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रही है क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लोज मौजूद ही नहीं है. इस वजह से ये मैं लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. IO वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इधर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये जो क्लोज हमने बाद में यूज की हाउ ही रीच्ड लाहौर, ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे चूंकि यूज हुई है, इस वजह से इसको हम इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं कहेंगे बल्कि सिंपल सेंटेंस ही कहेंगे क्योंकि ये जो मेन क्लोज है उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है. चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. ये जो यहाँ भी लिखा हुआ है कि a sentence that consists of a main clause supported by a subordinate clause joined together by a conjunction such as because, if, that, when, etc. वो जो हमने लिखा था ऑन अ वाइट बस, उसमें से कोई वर्ड्स लेके आप जब भी इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ कोई सेंटेंस बनाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा जब इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ डिपेंडेंट क्लोज यूज होगी. लेकिन जब इंडिपेंडेंट क्लोज के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के तौर पे किसी सबऑर्डिनेट क्लोज को यूज करेंगे तो सेंटेंस सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा. यहाँ आप देखेंगे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि सेंटेंसेस की टाइप्स जो हैं एक्चुअली वो 4 हैं, 3 नहीं हैं. अब यहाँ से आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर. सिंपल सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन क्लोज. और मल्टीपल क्या है? a sentence that consists of more than one clause. A multiple sentence could be a compound sentence, a complex sentence, or compound complex sentence. कुछ भी हो ये यानी जिसमें भी क्लोजेस चाहे इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, दो हैं तो डबल सेंटेंस हम कह देते हैं, और अगर दो से ज्यादा हैं तो उनको हम मल्टीपल सेंटेंस कह देते हैं. कंपाउंड सेंटेंस क्या है? a sentence that consists of two main clauses joined together by conjunction such as and, but, or. फैन बॉयज के साथ दो मेन क्लोजेस को आप ज्वाइन करेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? a sentence that consists of a main clause. जिस सेंटेंस में एक मेन क्लोज हो सपोर्टेड बाय अ सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज उसे सपोर्ट कर रही हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है? जो इस तरह स्टार्ट होती है जैसे एज, बिकॉज, बिकॉज, इफ, दैट, व्हेन, एटसेट्रा. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. आगे है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस. अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? जिसमें आपने इंडिपेंडेंट क्लोजेस कंपाउंड सेंटेंस की तरह से क्या किया कि दो मेन क्लोजेस आपने यूज की, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस यूज कर ली, साथ आपने डिपेंडेंट क्लोज ऐड कर दी, तो ये मिलके बनता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. यानी पहले कंपाउंड सेंटेंस बनाया दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन करके, दो भी हो सकती हैं, 3, 4, 5 जितनी भी हों वो हो, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज आप उसमें यूज करते हैं. देखिए लिखा हुआ है a sentence that contains two or more independent clauses and one or more dependent clauses. इसका मतलब subordinate clauses भी ज्यादा हो सकती हैं. तो जब भी आप पहले कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे यानी 2-3 इंडिपेंडेंट क्लोजेस आपने यूज कर ली और उनमें कोई एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लोजेस ऐड कर दी, उस सूरत में वो सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा. देन the above illustration of a compound sentence could be written as two separate sentences. ये दो अलग अलग सेंटेंसेस बन जाते हैं. ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है वो एज अ सेंटेंस स्टैंड कर सकती है. इसे अनवर हिट द बॉल, ये कंप्लीट सेंटेंस है, और इट फ्लू आउट ऑफ द ग्राउंड, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. लेकिन ये एक मिस्टेक इसमें बुक ने की हुई है
चाहिए ये था कि ये वाला सेंटेंस है, आप ये कंपाउंड सेंटेंस में देख सकते हैं कि अनवर हिट द बॉल एंड इट फ्लू आउट ऑफ द ग्राउंड। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी कंजंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग हो या सबऑर्डिनेटिंग हो, वो क्लोज का पार्ट ही समझा जाएगा। अगर हम कंजंक्शन को रिमूव कर देंगे तो कोई भी क्लोज डिपेंडेंट नहीं होती। आप देख सकते हैं यही नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, वी विल प्ले क्रिकेट व्हेन इकबाल ब्रिंग्स द बॉल। अगर आप व्हेन इसमें से निकाल दें तो इकबाल ब्रिंग्स द बॉल ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। इसलिए जब भी आपने सेंटेंस बनाना है तो उसमें कंजंक्शन को क्लोज का पार्ट ही समझना है। वी विल प्ले क्रिकेट व्हेन इकबाल ब्रिंग्स द बॉल, तो व्हेन इकबाल ब्रिंग्स द बॉल ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। यहां भी इसको चाहिए था कि इसमें एंड को साथ ही रहने देता। Anyway, the above illustration of a complex sentence contains one clause which could form an independent sentence and one that could not. अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से कि वी विल प्ले क्रिकेट, ये तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन व्हेन इकबाल ब्रिंग्स द बॉल ये तो ऐसे है जैसे आपने किसी एक्शन का टाइम बताया लेकिन एक्शन नहीं बताया। अब देखें ना कि जब इकबाल बॉल लाएगा फिर क्या होगा, आप क्रिकेट खेलेंगे या अपनी बॉल वापस ले लेंगे उससे और घर चले जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं बताया आपने। तो व्हेन इकबाल ब्रिंग्स द बॉल ये सेंटेंस नहीं है, इसने मेन क्लोज के साथ मिलके उसी के मीनिंग में कुछ ऐड करना है। तो दिस क्लोज इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड। In other words, it is a subordinate clause. Note that this simple clause could be a complete sentence. Simple clause ये जो एक क्लोज होती है वो सेंटेंस तो बन जाती है, लेकिन किससा बनेगी क्या था, नोट दैट दिस सेम क्लोज वुड बी अ कंप्लीट सेंटेंस इफ इट वर आंसरिंग द क्वेश्चन व्हेन विल वी प्ले क्रिकेट। अब ये असल में सेंटेंस तो फिर भी नहीं बनती, ये इसने गलत किया हुआ है। ये सिर्फ ये होता है कि ओरल जो आपकी लैंग्वेज है ना ओरल, उसमें आप इस तरह के यूज कर लेते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि कॉन्टेक्स्ट में बाकी सारे वर्ड्स मौजूद होते हैं, ओरल में हमें कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिटी हम अपने एक्सप्रेशंस के साथ भी कर लेते हैं, लेकिन रिटर्न में आपको सेंटेंस पूरा ही लिखना पड़ता है। अब देखें कि ये जो सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स, सिंटेक्स किसी को याद है कि क्या है? लैंग्वेज के जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे उनमें सिंटेक्स क्या चीज थी? सिंटेक्स हमने कहा था कि ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है। जिसका अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स के साथ हम वर्ड बनाते थे, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के साथ हम सेंटेंसेस, क्लोजेस, फ्रेजेस ये बनाएंगे। अब सिंटेक्स इसमें चूंकि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स को अरेंज करते हुए देखेंगे अगर हम वर्ड्स को आगे पीछे करें उससे मीनिंग को या मूड को क्या फर्क पड़ता है। ये देखें, दिस सेक्शन विल यूज सिंपल डिक्लेरेटिव sentences as a foundation for the explanation of further terms and the role of word order. एक तो जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज को देखते हैं तो सिंपल सेंटेंस जो होता है ना, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसकी बेस पे हम आगे चलते हैं। अब देखें कि बेस क्या है, जैसे ये आप बॉक्स में सेंटेंस है कि शी इज रीडिंग अ बुक, ये हमने एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिया। अब अगर कोई ये कहे कि भाई आपने शी इज रीडिंग अ बुक, ये आप सेंटेंस की एग्जांपल ले रहे हैं, सेंटेंस ऐसा तो नहीं होता, सेंटेंस तो ऐसे ही बन जाता है रीड अ बुक। अब वो तो मूड ही चेंज हो जाएगा ना। जब भी किसी लैंग्वेज में आप जाते हैं तो मूड जो होता है डिक्लेरेटिव, हम स्टार्ट उसी से करते हैं, उसी को बेस बना के आगे चलते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम फाउंडेशन के तौर पे ले रहे हैं ताकि बाकी टर्म्स हम इजीली समझ सकें। अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्लोज। अब इसमें हमने सिंगल क्लोज वाला और डिक्लेरेटिव मूड वाला सेंटेंस लिया। डिक्लेरेटिव मूड में क्या होता है, जहाँ पे हम सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। ये स्टेटमेंट हम दे रहे हैं शी इज रीडिंग अ बुक, ये एक स्टेटमेंट है। अच्छा, अब क्लोज को उसने कहा ऊपर, अ क्लोज एंड देयरफॉर द सेंटेंस मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। एक क्लोज में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा कब, जब वर्ब ट्रांसिटिव यूज होगा उस क्लोज में, और जब उस क्लोज में वर्ब इंट्रांसिटिव यूज होगा उस सूरत में हम उसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। क्यों? जब हम वर्ब पे पहुंचेंगे तो हम व्हाट या हु पूछेंगे। अगर तो व्हाट और हु रिक्वायर्ड है वहां पे तो हम समझेंगे कि ये वर्ब ट्रांसिटिव है, और अगर ये रिक्वायर्ड ही ना हो फिर हम कहते हैं कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। रिक्वायर्ड कैसे होता है, जैसे ये कहना कि आई बोट, आई सोल्ड, आई बीट,
अब ये सारे वर्ब्स जो आपने यूज किए ये रिक्वायर करते हैं कि यहाँ पे व्हाट या हु का आंसर दिया जाए। जैसे आई सोल्ड व्हाट, आई बोट व्हाट, आई एट व्हाट, आई ड्रैंक व्हाट, इस तरह से। लेकिन जब आपने कहा आई स्माइल्ड, अब व्हाट नहीं होगा, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये तो हो सकते हैं, व्हाट या हु नहीं हो सकता। तो ऐसा जब होगा वर्ब जो कि व्हाट का आंसर डिमांड करे उसे हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। और जिसमें ये आंसर डिमांड ना किया जाए वो होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। इस तरह से a close and therefore sentence may or may not have object। ऑब्जेक्ट हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जैसे she is reading a book, she is reading what, a book, she is reading। अब ये क्या है कि यहाँ पे हम बुक वगैरह नहीं बताना चाह रहे। वर्ब्स बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों तरह से यूज हो जाते हैं, ट्रांसिटिव भी होते हैं और इंट्रांसिटिव भी होते हैं। ट्रांसिटिव होंगे तो ऑब्जेक्ट डिमांड करेंगे, जैसे यहाँ पे है। इंट्रांसिटिव होंगे तो ऑब्जेक्ट डिमांड नहीं करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। क्यों? कि यहाँ पे एक्चुअली हम इस बात के साथ कंसर्न्ड नहीं है कि वो क्या पढ़ रही है, बल्कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो फारिग नहीं है, पढ़ रही है बस। क्या हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है। तो कई वर्ब्स ऐसे हैं जो दोनों तरह से यूज होते हैं। जैसे ये रीड है, दोनों तरह से यूज हो जाएगा। ये इसमें रीड ट्रांसिटिव भी है और रीड इंट्रांसिटिव भी है। A verb with an object is called a transitive verb, whereas one without an object is called an intransitive verb। जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव का मीनिंग है पासिंग ओवर। शी इज रीडिंग। अब यहां तक बात कंप्लीट नहीं हुई, रीड ने इस एक्शन को आगे पास कर दिया। जी, तो बात इसमें ये हो रही थी कि वर्ब्स ऐसे हैं कि अगर वो ऑब्जेक्ट ले लें, ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट डिमांड ना करें उन्हें हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। A verb with an object is called a transitive verb, यानी passing over। जब उसने कहा she is reading, अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल सका कि हम ये बताना चाह रहे थे कि वो क्या पढ़ रही है। तो जब तक ये नहीं आगे बताएंगे तो बात हमारी कंप्लीट नहीं होगी। यहाँ पे अ बुक, अ मैगजीन, अ स्टोरी, अ पोएम, एन एसे, कुछ ना कुछ हमें लगाना पड़ेगा। तो फिर हम कहेंगे कि इस रीड के वर्ब ने एक्शन को पास कर दिया। पासिंग ओवर का मतलब क्या है? इसे पास करके आगे पहुंचा दिया उसको, कि वहां से जाके इसको कंप्लीट करें। और इंटरेस्ट को हम कहते हैं नॉट पासिंग ओवर, ये आगे नहीं भेजता, वो बस यहीं तक मीनिंग आपको कंप्लीट कर देता है। A verb with an object is called a transitive verb, whereas one without an object is called an intransitive verb। जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो intransitive verb। Many verbs may be either transitive or intransitive। तो बहुत सारे verbs ऐसे हैं जो एज अ ट्रांसिटिव वर्ब भी यूज हो जाते हैं और एज एन
इंट्रांसिटिव वर्ब भी यूज हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको वर्ब्स की ना कुछ टाइप्स बता देता हूँ। आई थिंक ये पहले भी शायद बात हुई है, मैं यहीं पे आपको फिर बता देता हूँ कि जो वर्ब्स आप इसका यूज करेंगे वर्ब जो ट्रांसिटिवली भी और इंट्रांसिटिवली भी यूज हो। बात तो उसकी थी, लेकिन मैं कुछ टर्म्स और भी साथ बता देता हूँ जो आपने यूज करनी है। एक है इसमें मोनोट्रांसिटिव। मोनोट्रांसिटिव वो है जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, वन ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब तो डेफिनेटली ट्रांसिटिव ही होगा, क्यों कि उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली वो ट्रांसिटिव है, मोनोट्रांसिटिव। फिर है डाइट्रांसिटिव। डाइट्रांसिटिव जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हो, टू ऑब्जेक्ट्स। थ्री कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। ये आपको याद होगा कि जब हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किया था तो उसमें मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट आएगा ट्रांसिटिव वर्ब के बाद, फिर उसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वो है जिसमें ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट ये यूज होगा। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। एक इसी तरह से है अर्गेटिव। अर्गेटिव वर्ब वो होता है जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट उसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सके। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट उसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सके, ऐसे वर्ब को हम कहते हैं अर्गेटिव। किस तरह से, इसमें देखें, आई ग्रो फ्लावर्स इन माई लॉन। ग्रो व्हाट, इसका ऑब्जेक्ट फ्लावर्स है, ग्रो का ऑब्जेक्ट फ्लावर्स। अब इस ग्रो का ऑब्जेक्ट अगर फ्लावर है, अब ये देखना कि क्या ये फ्लावर्स इस ग्रो का सब्जेक्ट भी बन सकता है। अगर इसी वर्ब का सब्जेक्ट बन जाए फ्लावर्स, तो ग्रो को हम कहेंगे कि ये अर्गेटिव वर्ब है। वो किस तरह से, फ्लावर्स ग्रो इन माई लॉन। वहां मैंने कहा था आई ग्रो, यानी मैं उगाता हूं। अब यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स ग्रो, फूल उगते हैं। ये अर्गेटिव वर्ब है कि यहाँ भी हमने ग्रो यूज किया, ये ग्रो, और यहाँ भी ग्रो। ऊपर वाले में ग्रो का ऑब्जेक्ट फ्लावर्स था और नीचे वाले में फ्लावर्स सब्जेक्ट है उसी वर्ब का। ऐसा बहुत कम होता है। जब ऐसे वर्ब हम यूज करेंगे तो इनको हम कहते हैं कि ये अर्गेटिव वर्ब हमने यूज किया हुआ है, अर्गेटिव। और आपके लिए तो मेरा हाल इतना ही काफी होगा। लिंक्यू वर्ब हम पहले कर चुके हैं। एक कैटिनेटिव भी होता है, लेकिन आपके आम यूज का नहीं है। चलिए एक बार लिख देते हैं कि वो टर्म्स अब स्टार्ट हुई हैं। तो कैटिनेटिव वर्ब, कैटिनेटिव वर्ब वो होता है जब वर्ब के बाद आप कोई वर्बल भी यूज कर लेते हैं, एक वर्ब के बाद फिर वर्ब। जैसे आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। तो वांट जो है इसको हम कैटिनेटिव वर्ब कहेंगे, क्यों, इसके बाद हमने वर्बल यूज किया हुआ है। जिस वर्ब के बाद वर्बल यूज हो जाए, वर्ब वर्बल, ऐसे वर्ब को हम कहते हैं कैटिनेटिव वर्ब। ये कैटिनेटिव वर्ब है वांट, जिसके बाद फिर हमने वर्ब यूज कर दिया वर्बल।
चलो इतना ही काफ़ी है। आप देखेंगे बुक में एक छोटी सी बात जो बाकी रह गई है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं साथ ही। हाँ, सिंटेक्स का रोल अब हमने ये देखना है कि ये मूड्स को और मीनिंग को किस तरह चेंज करता है। आप देखें, द मैन इज चेसिंग द डॉग, आपने कहा द मैन इज चेसिंग द डॉग, इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे कर दें तो क्या बना, द डॉग इज चेसिंग द मैन। अब मूड तो वही है, डिक्लेरेटिव मूड, मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग क्या बना कि वहां पे मैन सब्जेक्ट था और डॉग के पीछे वो मैन जा रहा था, लेकिन अब आपने ऑर्डर चेंज करके डॉग जो है वो पीछे कर दिया और मैन को आगे कर दिया। द डॉग इज चेसिंग द मैन, डॉग अब चेस कर रहा है मैन को। ये वर्ड चेस है, चेस, जेड की साउंड ना हो इसमें। द डॉग इज चेसिंग द मैन। फिर डिफरेंट मूड्स आर ऑफ्टन अचीव्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। मूड्स भी आप चेंज करते हैं, इनके मूड्स किस तरह चेंज होते हैं कि डिक्लेरेटिव मूड जो था उसकी बजाय आप देखें वर्ड्स को सिर्फ ऑर्डर आगे पीछे करें तो वो मूड डिक्लेरेटिव से इंट्रोक्टिव हो जाएगा। जैसे आई एम वॉकिंग, एम को निकालें स्टार्ट में लगा दें, एम आई वॉकिंग, तो ये इंट्रोक्टिव हो गया सिर्फ सिंटेक्स में वर्ड ऑर्डर को यानी चेंज करने से आपने डिक्लेरेटिव से इंट्रोक्टिव कर दिया। इतनी सी ही बात थी। आगे कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना ये हमारा एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर। वो मैंने आपको बताया था कि आप सिमिलीज और इडियम्स ये अपने तौर पे याद करते रहें। एक एक कॉलम सिमिलीज का और उधर से 15-15 इडियम्स वो आपने करने हैं, वो करते रहें। एनी क्वेश्चंस? Okay, then see you in business communication class, inshallah. Assalamu alaikum.